तो देखिए रिटर्न किस टाइप का होता है, फंडामेंटल ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। आप रिस्क कितना लेते हो, आपको रिटर्न कितना मिलता है, ठीक है। और रिस्क नहीं लेते तो रिटर्न क्या मिलता है। रिस्क ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सिंपल रिटर्न, एनुअलाइज रिटर्न, कंपाउंडेड रिटर्न। रिस्क इन इन्वेस्टमेंट एंड मेजरिंग मार्केट रिस्क, sensitivity analysis and concept of margin of safety, comparative analysis of equity and bond return, calculating risk adjusted return, behavior bias that influence investment return। ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स मींस क्या होता है, पुटिंग अप कैपिटल इन आइडेंटिफाई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट टू अर्न रिटर्न। आइडेंटिफाई मींस जिसको अपन ने एनालिसिस किया है, आइडेंटिटी किया है कि नहीं इसमें अपने को रिटर्न मिल सकता है। तो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट टू थिंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, टू अर्न अ रिटर्न, पहला रिटर्न मिलना चाहिए, दूसरा हमारा जो कैपिटल है वो प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। ठीक है। आपका कैपिटल आपको वापस मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि केवल रिटर्न मिल रहा है और बाद में कैपिटल खत्म। ठीक है। सेफ्टी ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इज इंपॉर्टेंट। आपने कैपिटल लगाई मान लीजिए 1 करोड़, तो कैपिटल की सेफ्टी जरूरी ना। अगर पता चला कि वो कैपिटल ही नहीं रहा, कुछ कुछ कारण से, या तो लेके कोई चला गया, होता है ना, कई ठोक लोग अभी क्वाइन में जैसे ट्रेड करते हैं तो ऐप बंद हो जाता है, आज उनको रिटर्न दिखता है, अगले दिन पता चलता है कि वो ऐप बंद हो गया, तो किसके पास कंप्लेन करोगे, वहां तो सेबी भी नहीं है। क्वाइंस में कहा है सेबी, सेबी का गाइडलाइन है क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइन है, नहीं है। सर बॉक्स ट्रेडिंग पकड़ लीजिए ना। हाँ। बॉक्स ट्रेडिंग को ही पकड़ लीजिए, डब्बा ट्रेडिंग। हाँ डब्बा ट्रेडिंग, तो जहां नहीं है वहां पे आपका इन्वेस्टमेंट जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको रिस्क है, तो रिस्क है तो रिटर्न भी है। ठीक है। द वोलेटिलिटी इन द रिटर्न एंड नेचर ऑफ रिटर्न, पहला होता है पीरियडिक और कैपिटल एप्रिसिएशन। ठीक है। द रिटर्न दैट इन्वेस्टमेंट जनरेट इन मनी टर्म इज नॉट करेक्ट रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स वैल्यू रिटर्न। ठीक है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, आपको रिटर्न कितना मिला उसको अगर इन्वेस्टमेंट से, आरओआई इज द कंपैरिजन ऑफ रिटर्न विद इन्वेस्टमेंट कैन बी डिफाइन इन सिंगल। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट परसेंटेज टर्म में नेट प्रॉफिट, यानी कि आपको इन्वेस्टमेंट में कितना प्रॉफिट हुआ इनटू 100, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ। हायर द पोटेंशियल आरओई बेटर फॉर इन्वेस्टर, यानी कि अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जितना हाई होगा उतना बेटर होगा इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है सर, ये तो हम लोग मतलब नॉर्मल लाइफ में भी यूज करते हैं ना। हाँ तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। ये फॉर्मूले आते भी हैं एग्जाम में। ठीक है। जैसे वन हैज टू बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग आरओआई नंबर फॉर दोस इन्वेस्टमेंट रिटर्न आर नॉट नोन इन एडवांस सच एज इक्विटी और म्यूचुअल ऑल सच इन्वेस्टमेंट। जैसे इक्विटी और म्यूचुअल फंड में आपको पता रहता है कितना रिटर्न मिलने वाला है। रिटर्न नहीं सर। नहीं नहीं, उसमें कैसे रहेगा सर, क्योंकि वो तो लास्ट में ही पता चलेगा ना, म्यूचुअल फंड जब रिडीम करेंगे। हाँ तो हो सकता है माइनस में भी जाए। हाँ। ठीक है। अपन एस्टिमेट करते हैं कि म्यूचुअल फंड ने पास्ट में रिटर्न कैसा दिया है उस, या इक्विटी ने, उसके अनुसार सोचते हैं कि प्रेजेंट फ्यूचर में भी वैसा रिटर्न दे। ठीक है। डेप्ट या एफडी रहती है उसमें अपने को पता रहता है। कैलकुलेशन ऑफ सिंपल एनुअलाइजर कंपाउंडेड रिटर्न। ठीक है। द रिटर्न ऑफ अ इन्वेस्टमेंट कैन बी कैलकुलेटेड इन डिफरेंट वे। ठीक है। तो हेल्प द इन्वेस्टर डिसाइड इफ रिटर्न इज एडिक्वेट टू मीट देयर गोल एंड कंपनसेट फॉर रिस्क इन द इन्वेस्टमेंट। ठीक है। हेल्प द इन्वेस्टर कंपेयर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न, आपको क्या रिटर्न मिला उसके अनुसार आप कंपेयर कर सकते हो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट से। ठीक है। आपको उस रिटर्न से ये समझ में आएगा कि आपका गोल अचीव हो पाएगा कि नहीं, आपको कंपनसेशन मिला कि नहीं रिस्क इन इन्वेस्टमेंट से। ओके। और आपको हेल्प मिलेगी इन्वेस्टर को कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा रिलेटिव टू बेंचमार्क। बेंचमार्क में निफ्टी भी हो सकता है, कोई भी बेंचमार्क हो सकता है, सेंसेक्स भी हो सकता है। कुछ भी वहां से आप सोच सकते हैं, गोल्ड भी हो सकता है बेंचमार्क आपको। हम्म। ठीक है। बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, बॉन्ड से कितना रिटर्न मिला।
सर इसमें एसआईपी वगैरह भी आ सकता है ना? एसआईपी, हाँ। म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न मिला आपको? ओके। द रिटर्न फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट कैन बी फॉर्म ऑफ पीरियडिक पे आउट। जैसे इंटरेस्ट मिला वो भी रिटर्न है, डिविडेंड मिला वो भी रिटर्न है, रेंट मिला आपको मान लीजिए रियल एस्टेट में, एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट फॉर्म पार्ट ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर, ठीक है। पीरियडिक इनकम में बी नोन इन एडवांस। आपको पीरियडिक इनकम पता है, फिक्स जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना है या फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट मिलना है वो आपको पता है। इक्विटी डिविडेंड जरूरी नहीं है पता है, लेकिन पता चल जाता है अपने को, ठीक है, कि इसमें डिविडेंड मिलने वाला है। गोल्ड और कमोडिटीज में आपको कोई पीरियडिक रिटर्न नहीं पता है कि कब मिलने वाला है, ठीक है, कोई रिटर्न नहीं होता कमोडिटीज में। डिविडेंड मिलता है क्या गोल्ड या सिल्वर में? नहीं आपको सर। केवल पॉजिटिव कैश फ्लो मिलेगा अगर आप उसको सेल करते हो। अदर कंपोनेंट ऑफ रिटर्न इन सम इन्वेस्टमेंट टू गेन इन द वैल्यू, पॉजिटिव और निगेटिव भी होता है इन्वेस्टमेंट में, आपको गेन और लॉस दोनों होता है, ठीक है। इफ इट इज अ गेन देन इट इज एड टू द रिटर्न, ठीक है, और लॉस हुआ तो आपको देन ईट इनटू द पीरियडिक इनकम, ठीक है। आरओई कैसे कैलकुलेट करते हैं? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, टोटल रिटर्न बाय डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट, इसमें आपका ब्रोकरेज भी है, ठीक है, एसटीटी टैक्सेस भी है, कमीशन भी है, सब है। जैसे एक इन्वेस्टर है उसने 150 शेयर बाय किए एबीसी कंपनी, ठीक है, 150 शेयर, ईच शेयर का कॉस्ट था 25 रुपया, लेकिन आपने 20 रुपए कमीशन भी दिया, वो भी तो जोड़ना पड़ेगा ना। और शेयर को आप जो शेयर थे 25 के उसको आपने 30 में सोल्ड किया, तो जब आपने 30 रुपए में सोल्ड किया तब भी आपने कमीशन पेड की है, ठीक है, लेकिन जब तक आपने उसको होल्ड करके रखा था तो 1 रुपए डिविडेंड भी मिला है, तो आपको कॉस्ट सर इसमें कितना पड़ा? माइनस क्यों किया सेल्स में इसको, कमीशन को किसमें? कॉस्ट में ऐड कर रहा है, सेल में माइनस कर रहा है? नहीं, अभी मैं वहां नहीं पहुंचा, अभी यही क्यों, सॉरी। मैं बता रहा हूँ, वो है उसका रीजन बता रहा हूँ कि टोटल कॉस्ट कितना लगा। आपने 150 शेयर खरीदे 25 रुपए में, कितना कॉस्ट हुआ? प्लस 20 रुपए डिविडेंड, 20 रुपए ब्रोकरेज भी दिए, तो टोटल हाँ, कॉस्ट कितना हुआ? कमीशन। कमीशन हुआ, डिविडेंड। डिविडेंड, ये जी हुआ जी। शेयर प्राइस इंटू, तो टोटल कॉस्ट अपने को पड़ा 3770। अपने को रिटर्न क्या मिला? 1 रुपए डिविडेंड मिला 150 शेयर में, तो 150 रुपया ये हो गया, ठीक है। और जब अपन ने सेल किया तो कमीशन माइनस हो जाएगा ना वहां से, जो कमीशन ब्रोकरेज दिया वो माइनस। माइनस होगा वहां से, ठीक है ब्रोकरेज बाई या सेल दोनों के टाइम में ही माइनस होगा। है ना? हाँ, बाई के टाइम में सॉरी प्लस हो जाएगा, बाय के बाई के टाइम में टाइम में प्लस प्लस होगा हो जाएगा, और प्लस हो सेल के जाएगा, टाइम में माइनस होगा। माइनस हो जाएगा। हाँ, आपको जो रिटर्न मिलने वाला है उसमें से माइनस हो गया, माइनस हो जाएगा जी। ओके। ब्रोकरेज देख के हम लोग परचेस कर रहे हैं और रिटर्न जब ले रहे हैं तो ब्रोकरेज को भी माइनस करना पड़ रहा ओके, ऑल क्लियर? है। जी सर। इसलिए माइनस हो। अब सिंपल रिटर्न कितना आ रहा है? 4480 रुपए प्लस 150, लेकिन डिवाइडेड बाई, जो बेसिक यहाँ पे स्टार्टिंग में कैसे जो निकाले लगाया एक था। मिनट, कहां से निकाले? टोटल रिटर्न हुआ 4480 प्लस 150, 150 रुपए क्या है? डिविडेंड मिला, डिविडेंड। ठीक है। होल्डिंग होल्डिंग के टाइम में होल्डिंग कितना होल्डिंग की हम लोग उसके रिस्पेक्ट में। हाँ, तो कितना हुआ ये टोटल? 1.23 माइनस 1 हुआ ये, 4480 प्लस 150, उसको डिवाइड किए 3770 से, ठीक है। तो टोटल रिटर्न कितना जनरेट हुआ? फिर ये 23%। -1 क्यों किया है सर? उसका बता रहा हूं ना, आप इसको कैलकुलेट करो, आप कैलकुलेटर है, 4480 डिवाइडेड बाई प्लस 150, उसको 3770, इससे करो कैलकुलेट करिए आप। आपको परसेंटेज टर्म में निकालना है सिंपल रिटर्न, करिए, कैलकुलेटर रखें, जी सर। मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूं, अभी कैलकुलेट करिए। 1.22 4480 1.22 आ रहा है, मतलब प्लस 150 1.228, इसीलिए 1.23 दिया है। डिवाइडेड बाई 3770, 1.22। ठीक है।
इंटू 100 200 कितना है? 122 रुपए। ठीक है, 122 रुपए 81 पैसे। हाँ तो राउंड ऑफ कितना हुआ? वो 123 रुपए। 123, यानी कि 100 का आपको कितना मिला? 100 रुपए आपने इन्वेस्ट किया था तो 123 रुपए मिला आपको। हाँ, तो 2.3 ठीक है, तो कितना हुआ? पॉइंट मतलब टू थ्री, यानी कि 23 23 रुपए, यानी 100 में 23 23 रुपए कितना हुआ? 30%। 30% है। ठीक है, जी। तो अच्छा, इसको 23% का आपका सिंगल जस्ट जी जस्ट परसेंटेज करने के लिए -1 कर दिए हैं, हाँ वो परसेंटेज में आ जा रहा है। हाँ, जी, लेकिन ये राउंड ऑफ में आया ना। अगर कई बार राउंड ऑफ में ना पूछ के अगर 1.21281 पूछे तो 28 करना, एग्जैक्टली डालना। अगर राउंड ऑफ पूछेगा तो राउंड ऑफ डालना है। तो ये हो गया सिंगल पीरियड रिटर्न और एब्सोल्यूट रिटर्न जब तक आपने होल्ड किया उसको। लेकिन 1 ईयर में वो रिटर्न सेम नहीं होगा। ओके, अर्न ओवर अ लॉन्गर और शॉर्टर इन्वेस्टमेंट पीरियड। तो ईयरली रिटर्न क्या हुआ? एनुअलाइज रिटर्न कैसे निकालेंगे उसको? यूनिफॉर्म पीरियड में अपन देखेंगे तो कितना रिटर्न प्राप्त हुआ। दिस इज कॉल्ड एनुअलाइज रिटर्न। ये तो आपका होल्डिंग टाइम हुआ ना, आपने कब तक होल्ड किया, यहां लिखा है क्या कहीं? नहीं लिखा है। अगर इसको 1 ईयर में देखोगे तो फिर मल्टीप्लाई हो गया सर 12 से। और हो सकता है कि उससे ज्यादा टाइम के लिए आपने रखा हो तो मतलब ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया, लेकिन कब तक आपने होल्ड किया कहीं लिखा है क्या यहाँ पे? नहीं। लेकिन अगर इसका होल्डिंग पीरियड देखे तो 1 ईयर या 2 ईयर 3 ईयर हुआ तो उतना टाइम पीरियड ले लेंगे उसके साथ हम, हाँ उतना जैसे टाइम हम लोग पीरियड ले निकालते हैं। लेंगे। हाँ, यस, कंपाउंडिंग तो जैसे करते हैं। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट जो रिटर्न आया है उसको कन्वर्ट करेंगे एनुअलाइज रिटर्न। तो क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ मंथ या नंबर ऑफ डेज से। तो नंबर ऑफ मंथ से अगर आपने इन्वेस्टमेंट को रखा है 15 मंथ के लिए तो इसका रिटर्न कितना आ रहा है? 18.4%। तो एनुअलाइज रिटर्न कम हो गया। ये ओके, एनुअलाइज हाँ, वो तो होगा रिटर्न में सर, अपन ने क्योंकि 15 मंथ में 23% हो रहा, तो उससे कम मंथ हो जा रहा, 12 मंथ कम हो गए। हाँ ये क्वेश्चन आता है ना, याद रखिएगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं और ये आते हैं। और मान लीजिए आपका 5 ईयर का होल्डिंग पीरियड है तो, और आपको CAGR निकालना है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तब तब कितना आ रहा है? 4.2%। और CAGR का फॉर्मूला क्या है? एंडिंग एंड वैल्यू, वैल्यू बिगनिंग डिवाइडेड वैल्यू, बाई, यस, बिगनिंग वैल्यू या by the 1 into n is the number of हाँ time तो period. रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है आपको कि 5 साल में इतना कितना मिला अपने को। तो 4.2% हुआ। तो सोचिए कहाँ 23% की बात हो रही थी, फिर कहाँ अपन एनुअल रिटर्न में पहुंचे तो 18 हुआ, और कहाँ अपन 5 ईयर में। तो होल्डिंग पीरियड कितना इंपॉर्टेंट, डिविडेंड कितना मिला। ठीक है, तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से अपन को क्लियर इवैल्यूएशन मिलता है कि स्टॉक ने परफॉर्मेंस कितना दिया होल्डिंग पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, CAGR is the smooth rate of return at which the return grew to final value or the investment value. Okay, अब मल्टीपल कैश फ्लो में कैसे होता है? ठीक है, आपको डिविडेंड एक बार देखना, यहाँ पे केस स्टडी थोड़ा सा। तो पहले हमने सिंपल निकाला कि जैसे फोल्डिंग टाइम के लिए, फिर हमने उसके बाद निकाला कि अगर मैं एनुअली करा तो कितना हुआ उसका, और फिर मैं नहीं, कंपाउंडिंग करा, राइट। हाँ अब मल्टीपल कैश फ्लो की बात हो रही है यहाँ पे। ये अगर मल्टीपल आपने कैश फ्लो, या होल्डिंग पीरियड रिटर्न आपने देखा है लास्ट, हाँ जी। अपन ने पढ़ा था लास्ट के कुछ चैप्टर्स में, होल्डिंग HPR। तो देखो 2011 में अगर अपन ने स्टॉक को बाय किया 150 में, 2011 के अक्टूबर में 5 रुपए डिविडेंड मिला, उसको फिर री इन्वेस्टमेंट किया, अक्टूबर 2012 में 6 रुपया मिला, 13 में 4 रुपए मिला। ठीक है, और 2014 में 165 में सेल कर दिया अपन ने।
तो XIRR के फॉर्मूले से ये कैलकुलेट करते हैं अपन, तो कितना रिटर्न जनरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितने में लिए थे, 150 में, बेचा कितने में अपन ने, 165 में। तो XIRR के फॉर्मूले में अगर अपन पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 8.06। जो ये पैसे हैं ना, इसको वापस री इन्वेस्टमेंट कर दिया गया। ठीक है, ईयर में पहले ईयर में जो प्रॉफिट मतलब निकला है उसको फिर से लगाकर दूसरे ईयर को यस फिर यस बनाया यस गया है। यस, ये XIRR का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। CAGR निकालने के लिए XIRR का फॉर्मूला यूज होता है, इसको याद रखिएगा, यहां से भी एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट। अपने को No. टोटल कैश फ्लो कितना मिला, 165 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 5, टोटल इतना मिला ना अपने को, वो है ना। तो ये भी कैश फ्लो हुआ ना अपने के पास, क्लियर। टोटल 150 हमने, हाँ तो 150 पे लिया था, 5 टोटल हमने 3 बार ऐड कर दिया उसमें डिविडेंड जो हमें मिला हर साल। या और उसके तो बाद जो पहले फाइनली जो हमने जिसको बेचा है सर वो 165 पे बेचा है, हाँ जो तो पहले हम लगा है वो तो 165 में माइनस। ऐड करेंगे ना ये हाँ, तो S3 में। ये बस फॉर्मूले में अपने को पुट करना है XIRR के, ये ऑटोमेटिक एक आ मिनट, जाता है। हम इसमें हमने टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा क्या हो, मतलब हमने 150 पे लिया, 3 डिविडेंड लिए हमने, उसमें और वैल्यू ऐड सेल हो गई किया और सेल 165 में। 165 पे कर दिया, हाँ तो उन दोनों का डिफरेंस और ये मिला के टोटल वैल्यू होगी ना इसकी, हाँ, तो पे तो माइनस लिखा इस है शायद। ये जो कैश माइनस फ्लो है, इसलिए हाँ लगा क्योंकि वो तो इन्वेस्ट किए ना हम लोग, इसीलिए वो माइनस हाँ, में तो लिखा माइनस गया। 150 है ना, तभी तो ऐड होगा, मैं वही आप कह रही हूँ। हाँ ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें बस ये याद रखिए कि इसको भी कैलकुलेट करना है अपने को। हाँ मल्टीपल कैश फ्लो जनरेट हुआ ना, तो ये डिविडेंड को इग्नोर नहीं करना है, बस मल्टीपल कैश फ्लो जो हुआ वो। ठीक है, जो इंटरमीडिएट मिला ना अपन के होल्डिंग पीरियड में 2011 से 2014 तक अपन ने रखा, तो जो डिविडेंड मिला उसको भी इग्नोर नहीं करना है, बस सिंपल एक लाइन, ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है इस ये फॉर्मूले। हाँ, जो डेट्स लिखी हुई है सर, इसने नेक्स्ट वाले कॉलम में हम्म, B3 से B7 तक जो हमारा डेट्स लिखे, तो उसमें आगे आप देखो उसके जो लिखा हुआ है नंबर्स लिखे हैं वो कैसे हैं, क्या ये नंबर 40755 40647। वो कैलकुलेट किया उन्होंने, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है यहाँ से। अच्छा, प्रो डेटा बेसिस आपने वैल्यू डेटा यहाँ से डाला, डेट्स। डेट अच्छा, डाला आपने B3 से जुलाई B7, से B3 अक्टूबर, से B7, जुलाई वैल्यू में डाला C3 से क्वार्टरली हो C7। गया, 3 मंथ्स का हो गया। अच्छा बस आप XIRR में इसको पुट करो, आपका आंसर आ जाता है यहाँ पे। ओके। सर एग्जाम के लिए ये अवेलेबल रह सकता है एक्सेल का वाला? एक्सेल नहीं देते हैं कई जगह, मेरे को तो एक्सेल नहीं दिए, इसलिए तो सर मेरा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का एग्जाम रह गया एक नंबर से। सर इसमें इस तरह से समझा जा सकता है कि वो जो -150 हुआ है ना, उस समय वैल्यू जो था वो 40755 था। फिर 5 रुपए का जब डिविडेंड हुआ तो 40847 हो गया। फिर 4 रुपए पे 41212 हो गया। इस तरह से बढ़ते हुए लास्ट में 41654। ये कैलकुलेशन हुआ है, इंटरनल कैलकुलेशन। वो इंटरनल कैलकुलेशन है, ये इसमें अपने को मैथ्स में दिमाग नहीं पीएचडी लगा, नहीं करना, इसमें दिमाग दिमाग मत दिमाग नहीं लगने लगा। गए, नहीं तो बाकी चैप्टर सब खत्म हो जाएगा। जी जी फिर जी। इसी को, यही सवाल बस राइट होगा अपना। तो सही कह रहे हैं। जब उन्होंने फॉर्मूला दिया है तो बस इतना फॉर्मूले में पुट करो, XIRR निकल आएगा। XIRR पूछा तो कुछ नहीं करना है, एक्सेल सीट अगर आपको मिली है तो एक्सेल सीट से, ठीक है, ये फॉर्मूले को डालना है, बस हो गया, आंसर आ गया अपना। या डेट लिख दो या NAV लिख दो, बस खत्म, या वैल्यू इन डेट। लेकिन कई बार वो लोग देते नहीं है, एक्सेल की जगह क्या एक उन्होंने ऑफिस वर्क कुछ ऐसा दिया था, वो खुलता ही नहीं यहाँ था, पर मैं बोला ये। सर, लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि मतलब जो हम लोग 150 है ना उसको माइनस करके रखना पड़ेगा, क्योंकि हाँ अगर ये उसको इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि अगर वो माइनस तो 150, होगा ही ना, आपने इन्वेस्टमेंट किया है। हाँ मतलब उसे वो क्रिटिकल चीज है, मतलब वो भूलना नहीं चाहिए हम लोग को, वो भूले तो फिर भूलना गड़बड़ हो जाएगा। भूलने की बात ही नहीं है, वो तो आउटफ्लो हुआ ना, यानी कि इनफ्लो आपके पास क्या हुआ, 564 और 165, आपने इन्वेस्टमेंट किया ना, आपका तो 150 माइनस है, नहीं आपने आएगा। हमने 150 को 165 पे बेच दिया तो उसको काउंट ही नहीं करेंगे एक तरीके से। इस आप लोग
होल्डिंग पीरियड रिटर्न को सही से नहीं देते हो, ठीक है। ये देखो मैं आपको बताता हूँ, आप लोग ने ना HPR आएगा सर, HPR, तो अच्छा XIR आगे करता हूँ। इससे पहले भी एक डिविडेंड का क्वेश्चन जो था उसमें आप लोगों ने शायद नहीं देखा था चैप्टर, ये यहाँ पे, ये देखो ये है ना, यहाँ भी माइनस हुआ था, अब याद आया नहीं नहीं देखा। ये वाला देखा था आपने चैप्टर 3 में, XIR और फॉर्मूला, 103 रुपए माइनस, फिर हर साल कैश फ्लो री इन्वेस्टमेंट, टोटल YTM 9.6, सेम वही है, ठीक है। आप यस, ये माइनस ही होता है हाँ, क्योंकि क्योंकि हमने तो आपकी एक्चुअल वो थी ना, स्टार्टिंग पॉइंट था, या आपने 150 की चीज 165 में बेची, तो आपने उसमें ऐड कर 165 में 150। सर का भी कहना सही है, कई बार हाँ, अपन भूल जाते हैं, तो ये याद रखिएगा जो ऊपर अपन ने इन्वेस्टमेंट किया है 150 रुपीज में बाय किया है तो वो माइनस हो जाएगा, सेल किए तो प्लस में होगा। सर का भी कहना सही है, कई बार ये सब छोटी छोटी चीजें भी हम लोगों को एग्जाम में रिमाइंड कराती कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। आपका भी कहना सही सही है वैसे। फिर रिस्क इन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? आप इन्वेस्टमेंट किए हो तो रिस्क तो होगा बॉस। पहला रिस्क होता है इन्फ्लेशन रिस्क। इन्फ्लेशन रिस्क क्या होता है बताइए? गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो क्या हर गवर्नमेंट? साल जो बढ़ाती है ना। गवर्नमेंट इन्फ्लेशन नहीं बढ़ाती है, परचेसिंग पावर लोगों की बढ़ती है तो लोग ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन मान लीजिए हर साल 10% बढ़ती है, जी, और आपने FD करके रखा है जो 9% रिटर्न दे रहा है, 1% माइनस में जा रहा है। तो आपका रिटर्न तो वैसे भी खत्म हो गया ना, वो FD का रिटर्न नहीं है। FD से आपको जो पैसे मिलेंगे केवल वो आपका इन्फ्लेशन ही कवर करेगा। अगर 10% इन्फ्लेशन है और 10% आपने का FD में रिटर्न है, तो आपको लग रहा होगा कि FD में तो 10% दे रहा है, लेकिन आपने क्या इग्नोर किया? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कौन बीट करता है पता है? बॉन्ड, फिक्स डिपॉजिट, ये सब बीट नहीं कर पाते हैं कई बार। जो इन्फ्लेशन रिस्क के से जो फ्री होते हैं ना, जो फ्लोटिंग रेट होता है, जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल, यानी कि इन्फ्लेशन रिस्क के भी कई ठो बॉन्ड्स आते हैं जो इन्फ्लेशन रिस्क से फ्री होते हैं, ठीक है। वहां पे वो काम करते हैं, सबसे इक्विटी ही बीट करता है इसको। अगर इक्विटी में रिटर्न मिलता है 20%, 25, 30, 40, वो बीट करता है इन्फ्लेशन रिस्क को। क्लियर? जी, महंगाई दर हमेशा बीट करता है इक्विटी शेयर्स। इक्विटी का जब रिटर्न मिलना शुरू होता है तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। अब लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन का यहाँ पे क्रेज दिया है वेनेजुएला का, जहां पे इन्फ्लेशन कितना हो गया था? 65,370%। हाँ, तो और करेंसी डूब दे। हाँ, करेंसी डूब गई थी, वो वर्थलेस हो गई थी। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज भी बढ़ा था उसका 1,000 गुना, लेकिन फिर भी वो बीट नहीं कर पाया, ठीक है। प्राइस सभी के कितने बढ़े? 654 टाइम 2018 में। उनका जो बॉन्ड इन्वेस्टर था वो तो वर्थलेस हो गया, जीरो हो गया सबका बॉन्ड, ठीक है। तो ये इन्फ्लेशन रिस्क होता है। फिर इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है। आपने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया, इंटरेस्ट रेट अगर डाउन गया तब बॉन्ड का प्राइस अप जाता है, और इन्फ्लेशन रेट अगर इंक्रीज हुआ तो बॉन्ड का प्राइस डिक्रीज होता है। ये वाइस वर्सा, ये याद रखिएगा बस, इंटरेस्ट रेट रिस्क, ठीक है। बहुत सिंपल में बता दिया इंटरेस्ट रेट रिस्क। अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड का प्राइस इंक्रीज होता है, और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया तो बॉन्ड का प्राइस डिक्रीज होता है। इसीलिए तो बॉन्ड को ज्यादा समय के लिए नहीं रखना चाहिए। नहीं रखना चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कब। जैसे RBI ने पॉलिसी में रेट, इंटरेस्ट रेट को कट कर दिया, ठीक है। जी,
इंडिया कट पॉलिसी इंटरेस्ट रेट, तो क्या हुआ, ऑल रेट इन मार्केट डिक्लाइन हो गया, तो बॉन्ड के रेट भी, नियर 5 year बॉन्ड इशूड बाय कंपनी विद सिमिलर क्रेडिट रेटिंग एट लोअर रेट ऑफ 7.5, तो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि आपको एडिशनल मिल रहा है पैसे, ये सिंपल। और इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बस इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन, बॉन्ड प्राइस इंक्रीज, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, बॉन्ड प्राइस डिक्रीज, बस इतने को समझ लो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और ये क्वेश्चन आता ही आता है ना इंटरेस्ट रेट रिस्क वाला। देखो यहां लिखा है ना, इंटरेस्ट रेट फॉल, बॉन्ड प्राइस गो अप, इंटरेस्ट रेट राइज, बॉन्ड प्राइस डिक्लाइन। फिर बिजनेस रिस्क, आपका बिजनेस बंद हो गया, ठीक है, आपका रॉ मटेरियल, एम्प्लॉय कॉस्ट, कॉम्पिटिटिंग प्रोडक्ट, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ भी अफेक्ट कर दिया जिसके कारण आपका बिजनेस बंद हो गया। आपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखा था, खत्म हो गया। ऑपरेशनल रिस्क भी होता है ना बिजनेस रिस्क में, आप ऑपरेशनल यानी कि आपने खराब परफॉर्मेंस दिया, खत्म। इसलिए किसी एक बिजनेस में पैसे नहीं लगाने, ठीक है, क्लियर। जी। ये अपन पढ़े हुए हैं इसलिए अपने को अभी मजा आ रहा है। फिर मार्केट रिस्क, कोई बड़ी खराब न्यूज आ गई, ठीक है, मार्केट रिस्क में, आज ट्रेंड में आई सर खराब न्यूज। हाँ वो एक स्टॉक स्पेसिफिक है, हाँ। वो भी है कि खराब न्यूज, वो तो किसी ने डाउनग्रेड किया था, नोवुमा या कोई कंपनीज है, वो हम्म। होता है, वो इतनी ट्रेंड इतनी ऊपर जा चुकी है, वहां पे कौन इन्वेस्टमेंट करता है। अगर न्यूज खराब तो वहां पे आती ही है, कितना मल्टीपल्स हो चुका है ना वो पैसे ट्रेंड का, तो होता है वो, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग है, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको खराब भी न्यूज मिलेगी, अच्छी भी न्यूज मिलेगी। जिस शेयर्स को आप खरीदे रहोगे उसमें खराब न्यूज आएगी, जिस शेयर को आप बेच दोगे उसमें अच्छी न्यूज आती है, यही होता है, मैक्सिमम लोगों यही बोलते हैं, ठीक है। तो एडवर्स प्राइस मूवमेंट आ गया, अब वो कोई भी इंफॉर्मेशन से हो सकता है, जिसके जिससे क्या हुआ, उसमें कैश फ्लो रिड्यूस हो गया। तो मार्केट रिस्क है, वो कैसे, प्राइस जैसे इक्विटी, बॉन्ड, गोल्ड, रियल एस्टेट, तो क्या होता है, कोई भी खराब न्यूज से भी मार्केट गिर सकता है, या कोई भी कैसे बताऊं मैं आपको, इसमें इन्फ्लेशन का भी योगदान है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी है, ठीक है। जैसे मार्केट हमारी सब चीजों से इम्पैक्टेड होते हैं, रेट और रेट हाँ चेंज हाँ से, हाँ, कोई भी मॉनेटरी चीज, पॉलिसी से होती है, आप ही कोई यस खराब यस न्यूज आ यस जाए यस इंटरनेशनल यस लेवल यस, पे, कोई वेरी वॉर गुड, वगैरह हो जाए, यस, ये कोई मार्केट रिस्क क्राइसिस हो हो गया, जाए, हाँ जी, या या ट्रम्प ठीक है, जैसा कोई भाषण दे दे अपना। हाँ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मार्केट रिस्क ना, जी। लेकिन मार्केट रिस्क को अपन बीटा से अपने पोर्टफोलियो को, जो बीटा होता है ना उससे अपनी पोर्टफोलियो को सेव कर सकते हैं, ठीक है, मार्केट रिस्क में। फिर क्रेडिट रिस्क बहुत इजी है, कि कोई भी काउंटर पार्टी, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे कॉर्पोरेट हो, चाहे कोई भी हो, जिसको आपने बॉन्ड इशू कराया था, वो इंटरेस्ट रेट में डिफॉल्ट कर गए या आपको प्रिंसिपल पेमेंट ही नहीं मिली, ओके, क्रेडिट रिस्क। अब आपने ही, अपने देश नहीं, कोई दूसरा देश है, वही डिफॉल्ट कर गए, तो अगर गवर्नमेंट डिफॉल्ट कर दी तो बाकी के जो कंपनीज है वो भी डिफॉल्ट कर जाते हैं। यानी आपने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया, आपको एक दो बार इंटरेस्ट मिला, लेकिन अचानक से वो कंपनी डिफॉल्ट कर गई, तो आपका पूरा पैसा खत्म। सर अभी इसलिए सबसे अच्छे बॉन्ड कौन से हैं वैसे? आई डोंट हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग दिस, क्योंकि मैं बॉन्ड में ना ट्रैक नहीं करता मैं बॉन्ड्स को, वैसे ना, गोल्ड के बॉन्ड सर। नो 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 नो, गोल्ड बॉन्ड्स तो आ हर बंदा ही इन्वेस्ट करता है। नो नो नो, वो गोल्ड को मैं इन्वेस्टमेंट मानता ही नहीं हूँ, ठीक है, इतने साल बाद तो डबल हुआ है, इतनी मेहनत नहीं हो पाएगी मेरे से, ना डिविडेंड मिलता है ना कुछ मिलता है, वो मेरा एक पर्सनल व्यू है, ये एजुकेशनल पर्पस। आपको अगर बॉन्ड्स देखने हैं तो उसकी रेटिंग देखिए पहले, क्रेडिट रेटिंग में क्या रेटिंग मिला है, ट्रिपल ए है तो अच्छा है बॉन्ड, अच्छा। A1 है तो ठीक है, डी है यानी डिफॉल्ट है, और जो डी कंपनी या थोड़ी से नीचे के रहते हैं ना, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देते हैं, ट्रिपल ए के बॉन्ड्स लीजिए। और बहुत से एनसीडी आते हैं,
नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करिए, लेकिन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के सिंबल्स देख लीजिएगा, AAA AA है, और बाकी फीचर्स उसको स्टडी कर लीजिएगा कौन सी कंपनी का है उसके बाद। ठीक है, अब डिफॉल्ट कंपनी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है तो बोरो इन्वेस्टर फंस जाते हैं, ज्यादा पैसा मिलेगा। और लोगों की तो ये राय है कि बॉन्ड कभी डिफॉल्ट होता ही नहीं है। हाँ, दिस इज अ बिग बिग इशू विद इंडिया। हाँ, लेकिन होता है। 81 बॉन्ड तो हमेशा होता है, यस बैंक का जाके पूछ लीजिएगा, 81 बॉन्ड था उसका, वो तो जीरो हो गया। यस बैंक जब कोलैप्स हुआ था तो उस समय जो उसके बॉन्ड्स होते हैं वो तो डिफॉल्ट हो गए थे ना। अब उसके पैसे अभी मिले कि नहीं मिले लोगों को, कि एग्जैक्टली डिफॉल्ट है उसका मेरे को आइडिया नहीं है, उसको पढ़िएगा थोड़ा सा, तो रेटिंग देख के कर। ठीक है, लिक्विडिटी, आपने इन्वेस्टमेंट किया, रियल एस्टेट जमीन खरीद ली कि डबल हो जाएगा, डबल हो तो गया, लेकिन जब आपको पैसे की जरूरत है तो आपको सेलर नहीं मिल रहा है, और सेलर मिल रहा है तो मान लीजिए 10 रुपए की चीज ली है आपने, वो 20 तो हो गई, टुकड़े लेकिन में लेकिन टुकड़े में नहीं बांट सकते। टुकड़े में नहीं, सेलर बोल रहा है मैं 15 में खरीदूंगा, फिर क्या कर लोगे? लिक्विडिटी नहीं है ना वहां पे, ये आप बायर हो लेकिन सेलर नहीं है आपके पास, इसीलिए वो तो। भी है सर, अब फिर उसका कुछ पोर्शन हम लोग नहीं दे सकते ना, मतलब जब भी देना रहेगा तो पूरा ही सेल करना पड़ेगा। हाँ, आपको पूरा, ये आपने बहुत सही वर्ड यूज किया कि आप उसका पोर्शन भी नहीं बेच सकते, अगर बेच दिए तो और नहीं बिकेगा वो। और कम दाम पे बिकेगा बिकॉज जरूरत होती है। कम दाम बिकता ही नहीं है, रियल एस्टेट सबसे कठिन विषय है। एक तो इतने सारे उसमें स्टाम्प, ये ड्यूटी, ये टैक्स, ये लिमका ढमका सब दे दो, लेकिन बिकता नहीं। अभी आप एक काम करना, गोल्ड बॉन्ड का जाके स्टडी कर लेना, तो डिफॉल्ट। गोल्ड बॉन्ड में जो उन्होंने पहले इन्वेस्ट किया था ना, 5-6 साल पहले, उनके लिए रिटर्न अच्छा था। जो अभी कर रहे हैं उनका कोई वो नहीं है। तो इतने हाई पे आ रखा है, इट कैन रिटर्न एनी टाइम। नहीं नहीं, A इसको decline is expected somewhere. Now, when will that decline happen? No idea. But people are still building in money, pooling in more money. क्योंकि साल में 2 बार तो आते हैं गोल्ड बॉन्ड्स। आप जो बोल रहे हैं सही है, लेकिन इसको स्टडी करिएगा, सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड जो 2020 में 17 जुलाई 2020 को इशू किया गया था, ओके। इसको रीड स्टडी करिएगा कि इसमें क्या हुआ, अभी डिफॉल्ट क्यों हुए, गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको स्टडी करिएगा। ओके सर। और इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टीज या आर्ट सब्जेक्ट टू लिक्विडिटी रिस्क, इवन कई शेयर होते हैं पेनी स्टॉक, या जो डेली 5% का सीढ़ी चढ़ते नहीं है, ऐसे स्टॉक्स होते हैं, ऐसे ऐसे जाते हैं ऊपर, बायर है तो सेलर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सेलर नहीं है, अब यहाँ पे बायर नहीं है, ऐसे सीढ़ियां बनती है ना, इसमें कितने स्टॉक ट्रेड होते हैं, 2000 5000 10,000। अरे ब्रोकर्स तो सबसे ज्यादा यही चिपकाते हैं लोगों को। हाँ, पेनी तो स्टॉक चिपका देते हैं, फिर बिकते नहीं है वो। बिकते नहीं है, खरीदो तो खरीदारी नहीं होती, बेचने जाओ हाँ, तो खरीदो, वो भी लिक्विडिटी इशू है। मैन्युपुलेटर्स बहुत हैं। हाँ, तो ये लिक्विडिटी इशू होता है, इसको याद रखिएगा, ये जितने भी रिस्क बता रहा हूँ ये इसमें से कोई ना कोई रिस्क फंसेगा, और सर ठीक, आपको। ये तो चैप्टर हमारा हो गया। वी नो दिस चैप्टर नाउ। ठीक है, तो ये देखिए, ये गोल्ड बॉन्ड का लिक्विडिटी बता रहा हूँ ना, ये गोल्ड बॉन्ड का लिक्विडिटी है। हाँ ये। सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड 2020 का है ये, हम्म। 4887 बीड प्राइस, आस्क, डिफरेंस देखो कितने का है, 100 रुपए का डिफरेंस है लगभग। यहाँ पे देखो 100 से ज्यादा का डिफरेंस है, यहाँ भी 100 से ज्यादा का डिफरेंस है, यहाँ 200 से ज्यादा का डिफरेंस है, यहाँ पे 300 से ज्यादा का डिफरेंस है, तो ये तो लिक्विडिटी है ही नहीं इसमें। ये गोल्ड का है, जो 2020 में इशू हुआ था ना, तब इतना डिफरेंस था। फिर कॉल रिस्क मीन्स कॉलेबल बॉन्ड होते हैं, जानते हैं आप? नो। अगर आपने किसी भी कंपनी में आपने बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया है, तो कंपनी कभी भी बुला सकती मैच्योरिटी से पहले, कॉल्ड प्रायर टू मैच्योरिटी, यानी कि आपने 10 साल के लिए लिया है, कब आपने मान लो 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया, तीसरे साल कंपनी वापस बुला ली, बोली कि रहने दो,
ये 3 साल का आपको मैंने रिटर्न दे दिया, अब ये लो अपना प्रिंसिपल रख लो। क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट लो हो गया, कम हो गया है, तो उनको सस्ते में और कहीं पैसा मिल जाएगा, तो वो कॉल रिस्क होता है। ओके। और कॉल रिस्क कब होता है? इंटरेस्ट रेट फॉल होता है तब। तो इन कम गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, तो बॉन्ड के प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे ना? नहीं नहीं, ये कॉलेबल बॉन्ड है, नहीं, कंपनी वैसे वापस आप बुला वैसे ले। बताओ कि इन्फ्लेशन आपकी हाई है, इन्फ्लेशन का इंटरेस्ट यहाँ रेट पे, कम हो गया, तो इन्फ्लेशन हाई, बॉन्ड, हाँ, इन्फ्लेशन हाई में कभी भी इंटरेस्ट रेट कम नहीं होता, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है कि लोग कम से कम खर्चा करें और ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट करें। तो आप कह रहे हो इन्फ्लेशन और क्या कहते हैं इंटरेस्ट रेट विल गो हैंड इन हैंड, अभी राइट? आप इन्फ्लेशन, मैं आपको चैप्टर 3 आपने कवर नहीं किया है, मैं उसमें बताऊंगा इन्फ्लेशन क्या होता है। जब हाई होता है ना, महंगाई बढ़ इन्फ्लेशन गई हाई है, है, चीजें महंगी रेट हो गई हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, ठीक है, इंटरेस्ट कम है, तो कम, तो गवर्नमेंट उसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए क्या करती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देती है, ठीक है, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है। ऐसा ये थ्योरेटिकल है ना, थ्योरेटिकल मैंने बताया अभी आपको, प्रैक्टिकली तो कई बार बॉन्ड्स अपोजिट। तो बॉन्ड्स की जो वो है रिटर्न, वो डिक्लाइन हो जाएगा ना? अगर इंटरेस्ट हाई हुआ तो सर बॉन्ड का, हाँ, सर डिक्लाइन हो जाएगा सर इसको इंटरेस्ट। सर इसको ऐसा समझा जा सकता है कि सपोज करिए कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ा हुआ है, ठीक है, और गवर्नमेंट चाह रही है कि इसको स्टेबल रखने के लिए, तो जैसे मान लीजिए कि आज के दिन में हम लोग जो एफडी पे इंटरेस्ट जो मिल रहा है उसको बढ़ा देंगे, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे कि इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि उनको रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में रहेगा, हो सकते गवर्नमेंट हैं। बहुत सारे करती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो, लेकिन ये एग्जैक्टली, थ्योरेटिकल अपने को समझना जरूरी है बस। जी ठीक है। जैसे गवर्न इन्फ्लेशन हाई रहा, गवर्नमेंट ने रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई कर दिया, हम्म। ठीक है, लेकिन फिर भी इन्फ्लेशन और हाई हो गया, तो जो एक यूएस में हो कंट्रोल, रहा है। हाँ, कंट्रोल करने के लिए मेजरमेंट गवर्नमेंट लेती है। और कई बार ये भी होता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, तब गवर्नमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करती है। जैसे अभी फेड का अगर आपने स्टेटमेंट सुना होगा, फेड का जो चेयरमैन है यूएस में, उनका कहना है कि इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में हुआ तभी हम रेट कम करेंगे, और अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में अगर अपने को नहीं दिखेगा, हम रेट बढ़ा देंगे। और जहां उन्होंने रेट बढ़ाया, तब आप देखिएगा मार्केट में तबाही कैसे होती है। क्योंकि बॉन्ड्स की वैल्यू खत्म हो जाएगी। हाँ, यस, बॉन्ड्स की वैल्यू भी थोड़ी सी इफेक्ट एग्जैक्टली, करती है। तभी तो मार्केट फिर गिर जाती है नेक्स्ट टाइम। या, तो ये सब जितनी भी चीजें बता रहा हूँ मैं, ये थ्योरेटिकल चीजें बता रहा हूँ, कई बार प्रैक्टिकली होता नहीं है, कई बार उल्टा भी होता है। हम्म। कई बार क्या होता है कि फेड रेट को बढ़ा रहा है, फेड फेड चाहते हैं कि रेट हम आने वाले टाइम में 1-2 महीने बाद बढ़ाएंगे, प्रोबेबिलिटी हाई है, तो लोग अभी से सेल करना शुरू कर दिए 2 महीना पहले से। और जिस दिन फेड ने अपना रिजल्ट दिया, उस दिन मार्केट बूम कर गया, फिर क्या कर लोगे? फिर आप बोलोगे कि थ्योरेटिकल तो सर आपने बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़े तो मार्केट को गिरना चाहिए, तो लेकिन मार्केट तो 2 महीने से गिर ही रहा था, अब उसने ऑलरेडी गिरा दिया, तो वहां से मार्केट बूम भी कर जाता है। तो ये टेक्निकल पार्ट मैंने आपको शेयर किया, ठीक है सर। ठीक है। तो ऐसा भी होता है कॉल रिस्क। कॉल रिस्क बस आप एक लाइन में समझिए कि कंपनी कभी भी आपके बॉन्ड्स को वापस बुला सकती है। क्लियर? यस सर। कॉल रिस्क मनी मीन्स आपने 10 साल के लिए किसी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया था, 2 या 3 साल बाद अर्ली कॉल फॉर द एग्जिट। अर्ली कॉल नहीं, आपको पेमेंट दे दिया उन्होंने, बोले हो गया हमारा खत्म, क्योंकि हमको आपसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मार्केट में ही पैसा मिल जा रहा है। क्लियर? यस सर। ये होता है, ये रिडीम हो जाता है, कंपनी ट्राइंग टू सेव मनी। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मार्केट में इतना लो है, तो मैं 8% में क्यों पैसे लूं, जब मार्केट में 6% में अवेलेबल है। तो 8% वाले को मैंने 2 साल का तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, उसको प्रिंसिपल दे दी और खत्म कर दिया वहां पे, ठीक है, हमारा इस कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड हो में गया। तो सर पहले से ही एग्रीमेंट इस तरह का रहता है कि मतलब कि ये चीज हो सकता है कॉलेबल, हाँ इसीलिए तो नाम ही कॉलेबल हाँ, है। कॉलेबल बॉन्ड होता है, नाम से होता है कॉलेबल बॉन्ड। पुटेबल बॉन्ड भी होता है,
पोर्टेबल बोले तो सेल वाला। हाँ, आप जब चाहो तब एग्जिट कर सकते हो। अच्छा, हाँ, वो भी होता पीछे है। हम लोग शायद पीछे हम लोग कॉलेबल के नाम से ही पढ़े थे। हाँ, कॉलेबल होता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ पुटेबल भी है। जी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये थोड़े और जो है री इन्वेस्टमेंट रिस्क, ये सब समझाना जरूरी है। पॉलिटिकल कंट्री रिस्क, ये सब चीजें आपको डिटेल में समझाना मुझे जरूरी है। और ये चैप्टर यहाँ खत्म भी नहीं होगा, ये थोड़ा सा 2 दिन का चैप्टर है ये, तो नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। और नहीं हुआ तो उसके नेक्स्ट में होगा। ये जैसे यहाँ पे ये दिया है ना, इसको थोड़ा पढ़ के आइएगा, बिहेवियर बायस 11.1 को पढ़ के आइएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। जैसे लॉस एवर्जन बायस, कंफर्मेशन बायस, ठीक है, ऑनरशिप बायस, गैम्बलर फॉलिस, विनर कर्स, हर्ड मेंटलिटी, एंकरिंग, ये पढ़ के आइएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। एक बार रीड कर लीजिएगा इसको, वरना नहीं समझ में आएगा। और इसमें से क्वेश्चन आते हैं, ये ये जो मैंने, दिस इज साइकोलॉजिकल आल्सो। हाँ टेक्निक, यस, हाँ। और थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, ठीक, ओके। ओके इसमें से फिर। क्वेश्चन ऐसे ऐसे बन सकता है सर कि मतलब ये कौन से बायस से है, मतलब एक नहीं, दे ऐसे नहीं दिए बनते हैं। हाँ, आपको बताना पड़ेगा कि ये कौन सा बायस है, यानी आपको एक सिनेरियो, केस स्टडी टाइप का देगा और पूछेगा कोई कि सिनेरियो। ये कौन है, जो डरा हुआ आदमी है वो कौन है, हार्ड मेंटलिटी, हार्ड मेंटेलिटी। ठीक है, एंकरिंग, ये सब अलग अलग है। वो केस स्टडी टाइप से या ट्रिकी पूछता है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि इसको डिटेल में पढ़ना जरूरी क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ट्रिकी आते हैं, घुमा फिरा के आते ठीक है सर। हैं। ठीक है, सीधे ठीक है। क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, जी। सिंपल है, उसमें ज्यादा डर नहीं है। इसमें कंफर्मेशन या लॉस एवर्जन ये सब नहीं है। लॉस एवर्जन यानी जिसको हर समय लॉस को अवॉइड करना है। ठीक है, फियर ऑफ लॉस। तो ये तो आप इसको पढ़ लिए, लेकिन इसके नीचे भी बहुत जगह वही चीज कंफ्यूजिंग करेगी बहुत जगह आपको। तो एक बार पढ़ के आइएगा इसको, ठीक है, रीड करके आइएगा तो बन जाएगा। ठीक है, ओके। ओके, वॉरेन बुफे ठीक। भी आगे सर पीछे। हाँ, वॉरेन बुफे, some sayings are there. Rule number 1 is ये never lose money. Rule number वो 2 is नहीं never आते, forget to rule number 1. वो केवल अपने को समझाने के लिए, लेकिन इनके ये नहीं आते, क्या नाम है, इनके कोर्स नहीं आते। तो इसने बोला rule number 1 is अच्छा, never lose money. When we lose money, then what to do? We can't be one buffet to डोंट lost some फॉरगेट money. रूल नंबर 1 है। रूल Oh, नंबर 1 इज नेवर लूज मनी, और रूल नंबर 2, डोंट डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। यही है इनका कहना है, यही कहीं पे लिखा होगा। वॉरेन बफेट का यही कहना है। उनके गुरु जी हैं ये चार्ली मंगर और बेंजामिन ग्राहम। इनकी बुक पढ़ लोगे, ये देखो, ये रूल नंबर 1 नेवर लूज मनी, रूल नंबर 2 नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं इसमें से। तभी तो नहीं आते, क्यों इंटरेस्टिंग है। हाँ, इंटरेस्टिंग चीज सही कह कभी रही है नहीं मैम। आते हैं। हाँ, जो समझ में नहीं आता ना उसमें सारे क्वेश्चन दे रखे 16 नंबर। हाँ, वो ये इसमें 5 नंबर के। नहीं, सर ये देखो ये एक और है ये इसमें ये ये चैप ये चैप्टर ऐसा है सर कि लग रहा है कि पढ़ते जाओ। हाँ, इसमें इंटरेस्टिंग मजा है। आएगा आपको पढ़ने में। ये देखो सर एक और है, गो फॉर अ बिजनेस दैट एन इडियट कैन रन बिकॉज सूनर और लेटर एनी इडियट इज प्रोबब्ली गोइंग टू रन इट। यस, बहुत सारे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। Good. Right, sir. See you on Monday. मंडे, Thank you. ओके, बाय, गुड Thank you नाइट। so much, sir. Thank you.